अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मैशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज सुबह मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इत्तलात हैं अभी तक कि मुतअद्दिद जो हैं वो शहादतें वहाँ पर हुई हैं। लेकिन अब जब हम प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तक सरकारी सतह पर यानी कि ISPR की तरफ से इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। बट इट इज़ पॉसिबल बाय द टाइम ये प्रोग्राम ऑन एयर जाए तो मज़ीद तफसीलात इसकी सामने आए। लेकिन जो मकामी ज़राए से और जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वाक़या मीर अली में सुबह उस वक्त पेश आया जब एक खुदकुश हमला आवर या एक खुदकुश बारूद से भरी जो वैन थी उसने टकरा दिया जो बम डिस्पोजल यूनिट था वहाँ पर, और उसके नतीजे में जो करीबी घर थे वो भी मुतासर हुए, उनकी छतें गिर गईं, जिसमें ये इत्तलात हैं कोई बच्चे भी इसमें यानी कि सिविलियंस ज़ख्मी हुए हैं और इस तरह की उनकी कैजुअल्टीज़ की इत्तला है। अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल की है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने, और ये पिछले चंद माह में अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक इंगेजमेंट चल रही है, ताल्लुकात में एक रीसेट हुआ है, तो उसके बाद से ये पहला इस तरह का बड़ा खुदकुश हमला हुआ है। अब इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात से मुतालिक, ये हमें आने वाले वक्तों में पता चलेगा। बट दिस इज सिग्निफिकेंट क्योंकि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने ये जिम्मेदारी कबूल की है, क्योंकि आपको पता है कि जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई है तो हमने देखा है कि कम अज़ कम जो दहशतगर्दी के वाक़यात और ख़ास करके इस तरह के जो बड़े खुदकुश हमले हैं उसमें कंसिडरेबली हमें कमी देखने को मिली है। लेकिन ये अब जो वाक़या है, अगेन इट्स अ टेस्ट केस जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कोशिश की जा रही है कि ताल्लुकात को असर नौ से बेहतर किया जाए। तो मैं आपसे ये पूछने लगा था कि काफ़ी देर बाद इस किस्म की कोई खबर आई है कि कोई इतना बड़े स्केल का वाक़या जो हुआ है, ऑल्दो अभी हमारे सामने पूरी तफसीलात नहीं है, जब आएंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ये इंडिकेट करता है वही पुराना जो एक पैटर्न है कि एक साइड पर अगर पाकिस्तान को कहीं से कोई चीज़ बेहतर होती है तो उसको फिर इंटरनली उसको ब्लीड करने की कोशिश शुरू हो जाती है, उसी का ये एक सिलसिला नज़र आ रहा है। लग ऐसे रहा था कि जब चीन में पाकिस्तान अफगानिस्तान की मुलाकात हुई उसके बाद चीज़ें जो थी वो राइट ट्रैक पे जाना शुरू हो गई थी। जो रिपैट्रिएशन का जो एक प्रोसेस था वो भी मेरा ख्याल अपेरेंटली लग ऐसा रहा था कि स्लो डाउन हो गया था, जो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहे उनको वापस भेजने का। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ अभी स्टेज के ऊपर को कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक कंसिस्टेंट चैलेंज ज़रूर अपनी जगह पर ये मौजूद है। और आई थिंक ये कोई अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था किसी के, अगर आप कहें कि ओवरनाइट ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ इशू इसके अंदर अब ये है, क्योंकि ये जिम्मेदारी कबूल की हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने, कि किस हद तक इसमें जो रोल अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हुकाम है वो ये बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं कि हालिया महीनों के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत जो है उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम लिए हैं जिसकी वजह से कंसिडरेबली फ़र्क पड़ा है जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में होते थे। लेकिन इस वाक़े का होना ये ज़रूर चैलेंज है, क्योंकि जो वाशिंगटन में फील्ड मार्शल अभी गए थे तो थिंक टैंक्स के लोगों से वहाँ पर बात हुई थी, तो वहाँ पर जो उन्होंने अपनी असेसमेंट भी दी थी तो उसमें अफगानिस्तान से मुताल्लिक कोई इतनी पॉजिटिव असेसमेंट नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रोह हैं वो ज़्यादा मजबूत और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो लेट्स सी पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आता है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, और वो पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडस वाटर्स ट्रीटी से मुताल्लिक है, क्योंकि कल जो दी हेग में यानी कि नेदरलैंड्स में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसका एक सप्लीमेंट्री अवार्ड यानी कि आप कह सकते हैं कि एक फैसला सामने आया, और वो भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सामने आया है, जिसमें जो मौजूदा जो तब्दीलियां आई हैं, खास करके जो भारत ने यकतरफा तौर पर इंडस वाटर्स ट्रीटी को मुअत्तल किया है, तो उसके बाद बहुत सी डिस्कशंस और बातें हो रही थी कि क्या भारत ऐसा कर सकता है। हालांकि इट इज़ क्लियर इंडस वाटर्स ट्रीटी में भी, और ट्रीटी आमतौर पर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं उसमें जब तक दोनों फरीकैन जो पार्टीज़ हैं वो म्यूचुअली डिसाइड ना करें तो ना तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ना ही उसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म किया जा सकता है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो ये अवार्ड दिया है उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि भारत का ये जो हालिया फैसला है ये बिल्कुल भी जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसकी जो प्रोविजंस हैं उसकी वो वायलेशन है और भारत ऐसा कर नहीं सकता। तो ये एक नटशेल में आई थिंक इट्स अ क्लियर पाकिस्तान के लिए विक्ट्री है। और जो भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास इस वक्त 2016 से दो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मंसूबे हैं भारत के, जिसको पाकिस्तान लेकर के वहां पर गया था, वो एज पर जो प्लान है उसके तहत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि वो
उसकी प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, क्योंकि इररिस्पेक्टिव के भारत ने जो भी उसको सस्पेंड किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज़ वन सिग्निफिकेंट आई थिंक डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। अब किस हद तक उससे पाकिस्तान को फायदा होता है वो अलग बात है, बट अगेन आई थिंक इंटरनेशनली ये चीज़ प्रूव हो रही है कि भारत जो है अब जो इंटरनेशनली जो ट्रीटीज़ हैं, जो एक ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको भी ओपनली वायलेट कर रहा है। और ये जो फैसला है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, ये श्योरली पाकिस्तान की एक आप कह सकते हैं कि कामयाबी है। कामरान, अगर इस केस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, काफ़ी अरसा से ये डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट बुनियादी तौर पर यह कि जो इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से के 3 दरिया हैं, सिंध, जेहलम और चनाब, उसके ऊपर भारत जो है वो डैम नहीं बना सकता। तो भारत ने 2 वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए थे। पहले उन्होंने बायलैटरली इस मसले को हल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद अगस्त 2016 में पाकिस्तान गया था आर्बिट्रेशन कोर्ट में। पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर आर्बिट्रेशन कोर्ट बनी थी और उसमें ये दोनों चीज़ें चैलेंज हुई। तो बजाय भारत आर्बिट्रेशन कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका हिस्सा बनता, उन्होंने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की वर्ल्ड बैंक से दरख्वास्त की, जो इस केस में मेडिएटर है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2022 में न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दिया। अब ये जो डेवलपमेंट हुई थी, जो हेल्ड इन बेस किया है ट्रीटी को भारत ने, इसके अगेंस्ट पाकिस्तान 11 जून 2025 को, मतलब अभी चंद दिन पहले वो कोर्ट के सामने गया और उसमें जो पाकिस्तान ने बुनियादी सवाल ही यही उठाया है कि भारत ने एक गलत इकदाम किया है। तो इस फैसले का ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इसके ऊपर क्या असर होगा। तो उसमें जो एक लाइन है जो उनके डिसीजन की, वो मेरा ख्याल इसको पढ़ भी देते हैं ताकि एक दफ़ा चीज़ें फिर क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद फर्दर आपसे पूछेंगे इंडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन और पाकिस्तान का क्या है। कि इट इज़ नॉट ओपन टू इंडिया टू टेक यूनिलैटरल एक्शन दैट सस्पेंड्स प्रोसीडिंग्स ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस आर्बिट्रेशन। बुनियादी तौर पर ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का ये जो शॉर्ट एक ऑर्डर आया भी है, ये इस चीज़ के ऊपर है कि जब 2016 में इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, उस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो कि इस प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करती है। और उसके बाद एक ही चीज़ इन प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट कर सकती है कि दोनों ममालिक में कोई एग्रीमेंट हो जाए और वो उस एग्रीमेंट के जरिए ये मामला कोर्ट के सामने ख़त्म हो जाए। तो ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं है और प्रोसीडिंग्स वैलिड है और वैलिड रहेंगी और इसका फैसला जो वो बाद में आ जाएगा। बिल्कुल, और इससे पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि जब इन्होंने, भारत ने ये स्टेप लिया था कि ये यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और आई थिंक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो अब इशू है कि एक तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, वेलकम किया है पाकिस्तान ने। इसी तरह से दफ्तर ख़ारजा का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। लेकिन जो भारत का रद्द-ए-अमल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और भारत का जो रद्द-ए-अमल है, एक तो उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को, तो सबसे पहले जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसको ही, इसके वजूद को ही हम नहीं मानते, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब 2016 में भी जब पाकिस्तान के कहने के ऊपर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनी थी, 2 जो मंसूबे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो वो सेपरेटली चले गए थे। वर्ल्ड बैंक से कहा था कि आप चले जाएं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो हैं उनको अपॉइंट करें। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था कि एक ही इशू के ऊपर उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहले बनाई, फिर उन्होंने साथ ही न्यूट्रल एक्सपर्ट भी बना दिया, और फिर ये मामला तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 साल तक लटका रहा। ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला चला, ना ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं इसको प्रोसीड किया। फिर असल कहानी तब शुरू हुई कि 2022 में जब वो स्टे वगैरह था वो लिफ्ट कर दिया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी ये मामला चला गया, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी वो करना शुरू हो गए। तो ये वो पॉइंट था जब आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ये इशू रेज करना शुरू किया। उन्होंने मुख्तलिफ खतूत पाकिस्तान को लिखे कि हम ये जो ट्रीटी है इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि हम जो इंडस वाटर्स जो कमिश्नर हैं दोनों, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। अब भारत का ये मौक़िफ़ था क्योंकि ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, इसमें बहुत सी अब चीज़ें जो लूप होल्स हैं हमारे सामने आए हैं, और ख़ास करके कि एक ही इशू के ऊपर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी कर रही है एडजुडिकेट, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी है, तो इस एनोमली को दूर करें। फिर ये जो वाक़या हुआ पहलगाम वाला, उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी वाला मामला भी वो बीच में ले आए और अब उन्होंने उसको मुअत्तल किया है। बट आई थिंक जो सिग्निफिकेंट इसकी हाईलाइट है, जो भारत के दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये तो पाकिस्तान के बिहेस्ट पे इन्होंने ये फैसला दिया है, इसलिए हम इन्हें नहीं मानते। तो ये मेरे ख्याल में अगर तो बात दुरुस्त है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अब जो हमारा क्लाउड और असर रसूख इस हद तक बढ़ गया है कि हम जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी मनूवर कर सकते हैं अपने हक में। तो ये तो भारत को अपनी वो आप कह सकते हैं कि शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया की, अब वो कहते हैं कि चौथी बड़ी मईशत है, बाकी दुनिया के साथ जो उनके इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइंड हैं,
पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड स्ट्रगल कर रहा है, बट हमारी इतनी आउटरीच है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हमारे कहने के ऊपर हमारा जो मौकफ है उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो सीरियसली आई थिंक भारत को सोचना चाहिए कि उनके साथ वो क्या रहा है। एक चीज जो उन्होंने जरूर अपने डिसीजन में वाजे की है कि ये जो क्वेश्चन है इसको हेल्ड इन अबेंस वाला, ये इट्स अ पोजीशन जो उस ऑर्डर के अंदर फैसले में लिखा हुआ, इट्स अ पोजीशन मे बी कैरेक्टराइज्ड एज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डज नॉट डिप्राइव द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, कि उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो अपनी जगह पे मौजूद है, भारत इंटरनेशनल लॉ के तहत जो करना चाहे वो कर सकता है। बट इसका जो इफेक्ट, जो बुनियादी बात है कि जिस तेजी से एक तो फैसला आया 11 जून को, ये एप्लीकेशन की है पाकिस्तान की तरफ से और कल ये फैसला आ गया, तो काफी चीजें फास्ट मूव करें। एक और जो डेवलपमेंट हुई है जिसको हम भी पहले उसका जिक्र नहीं कर सके और अभी भी वो रेलेवेंट है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है पहले वर्ल्ड बैंक का जो साउथ एशिया का डिपार्टमेंट है उसका हिस्सा था, क्योंकि हम साउथ जनूबी एशिया का हिस्सा है तो हम इसलिए साउथ एशिया में थे। साउथ एशिया में भारत भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और बाकी ममालिक हैं इसके अंदर। तो अब ये फैसला किया वर्ल्ड बैंक ने कि पाकिस्तान को साउथ एशिया का जो उसका डिपार्टमेंट है उसके प्रीव्यू से निकाल दिया है और पाकिस्तान को मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका जो विंग है वर्ल्ड बैंक का उसमें शामिल कर दिया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नहीं, ये पाकिस्तान के हक में है। अब इसकी दो इंटरप्रिटेशंस है। जो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का जो डिपार्टमेंट है उनका, उसका जो ऑफिस है वो रियाद में है, सऊदी अरेबिया में। अब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और वो जो मिडिल ईस्ट वाला जो हिस्सा है उसके साथ उसको जोड़ दिया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट वर्ल्ड बैंक के लोग ये कह रहे हैं कि फैसला इसलिए किया कि IMF की भी इसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे पाकिस्तान जो है IMF के अंदर उनका जो मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट है उसमें फॉल करता है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअल जो कहानी है इसके पीछे वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है जो इंडियन ओरिजिन के हैं उन्होंने ये फैसला किया कि वर्ल्ड बैंक का जो है ना उसका जो बेसिक बुनियादी फैसला ये था कि जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो जिन जिन खित्तों के हैं वहां पे जाके वो बैठे। तो साउथ एशिया के खित्ते में वो चाह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस हो वो न्यू दिल्ली में हो। तो ये चीज एक किस्म की पाकिस्तान के लिए रुकावट थी और इंडिया के लिए भी थी। अगर साउथ एशिया का जो उनका डिपार्टमेंट है जो जिसका पाकिस्तान अगर हिस्सा रहता तो वो न्यू दिल्ली में होता, फिर आपका आना जाना तो लगा रहता है, फिर वीजास के इश्यूज आते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। तो इस वजह से आप दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती कि ना तो वर्ल्ड बैंक अपना जो सब ऑफिस है रीजन का वो इस्लामाबाद में बनाता, ना वो न्यू दिल्ली में बनाता, वो थर्ड कंट्री में नेपाल में चला जाता, श्रीलंका चला जाता, कहीं चला जाता, लेकिन न्यू दिल्ली नहीं जाता। अब इंडियन रीजन के उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट वहां बैठेंगे। तो फिर फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान अब अलहदा हो गया साउथ एशिया से। वर्ल्ड बैंक की किताबों में अब हमें जोड़ दिया गया मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का। पाकिस्तानी हुकाम से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस फैसले से हमें कोई नुकसान नहीं है। उनका यह मानना है कि यहाँ पे पाकिस्तान सबसे बड़ा रेसिपिएंट नहीं था कर्जों का, यहाँ पे अभी भी इंडिया था। अगर वो कहते हैं हम मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वी विल बी द लार्जेस्ट बोरोअर, सो वी आर हैप्पी। तो इट्स अ मेजर डेवलपमेंट और दिस इज अ सीरियस डेवलपमेंट। और इससे एक अंदाजा आपको यह भी होता है कि पाकिस्तान और भारत की जो एडवर्ड है या राइवलरी है अब किस तरीके से जो मुख्तलिफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी वर्किंग को भी इम्पैक्ट कर रही है और वहां पर भी कुछ जो एडजस्टमेंट्स हैं अब जो उनको इदारे चलाने वाले हैं उनको करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबर गैस की कीमतों से मुतालिक है क्योंकि जो दो कंपनीज हैं ऑब्वियसली SNGPL और उसके अलावा SSGCL, किसी ज़माने में आपको पता है कि बड़ी ये लुक्रेटिव और मुनाफा बख्श दोनों इदारे थे, लेकिन जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ रही हैं उसके नतीजे में अब ये जो मुनाफा बख्श इदारे भी थे ये भी खसारे में जाना शुरू हो गए हैं। और इवेंचुअली जब इनके मुनाफे या खसारे में जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक ही तरीकाकार है कि वो पास ऑन कर देती हैं आम सार्फिन को, ताकि उनके जो नुकसानात हैं उनके खसारे को कम से कम किया जा सके। तो जो अगले माली साल की भी असेसमेंट है इन दोनों इदारों के जो रेवेन्यूज़ हैं उनके अखराजात का अगर देखा जाए तो वो जो उनके अखराजात ज़्यादा हैं, जो रेवेन्यू कम है, और जो गैप है उसको पूरा करने के लिए फिर आप और हम हैं, गैस की कीमतों में आपको इजाफा करना पड़ता है। तो क्या यही स्टोरी है कि जो गैप है उसको पूरा किया? ये गैस की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है। इदारे हैं सुई नदरन और सुई सदरन,
सूई नदरन जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को गैस फराहम करती है, और जो सूई सदरन बलोचिस्तान और सिंध को करती है। अब जब ये इदारे बने थे तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक के साथ ही इनका एक उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, पाकिस्तान की एक लोन के तहत ये सारा काम हुआ। तो इनको 24% इनके असासों के ऊपर गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न इनका गारंटेड है। जिस तरीके से IPPs के अंदर ये चीज़ है, और मेरा ख्याल है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें ठीक हैं तो यहाँ पे गैस के शोबे में भी ये चीज़ें ठीक करने वाली हैं कि 24% गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और इसके ऊपर इस दफ़ा मैंने देखा, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में इस दफ़ा आया कि 2 एटलीस्ट मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर एतराज़ किया। प्लानिंग मिनिस्ट्री ने एतराज़ किया, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एतराज़ किया कि आप इनको गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न क्यों दे रहे हैं, आप इनको एफिशिएंसी इनको इंप्रूव करने के लिए कहें। इनके जो लाइन लॉसेज हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, डबल डिजिट्स में है, तो उसको कम करने के लिए बात करें, उसके ऊपर रिटर्न दे। ये कौन सा तरीका कि इतने इनके असासे हैं और उसके ऊपर इतना इनको पैसा चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस साल की जो ऑगरा ने इसके रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिन किए दोनों कंपनी, क्योंकि 888 अरब रुपए है। आपको पता है कि फरवरी में भी इस साल कीमतें रिवाइज हुई थी, गैस की कीमतें बढ़ी थी। अभी फिर जो है इसकी कीमतों में इजाफा किया गया। 41 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था ये जो 888 अरब रुपए के अगेंस्ट, और कुछ सूई सदरन गैस की पुरानी रिकवरीज भी शामिल थी। तो जो प्रपोजल ECC के सामने पेश होने से पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनके पास गया, फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर मीटिंग्स ली, उसके बाद मामला ECC में गया। तो ECC में नाज़रीन 3 कल बुनियादी फैसले हुए हैं। कुछ आपके बिजली के बिलों की तरह गैस के बिलों के ऊपर फिक्स चार्जेस आना शुरू हो गए हैं, जिसमें फिक्स चार्ज अब ये है कि जो कंज्यूमर अगर ना भी गैस इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर जो मिनिमम पहले रेट था 400 रुपया, उसको बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया है पर बिल पर कंज्यूमर। और जहां पे पहले फिक्स चार्ज 1000 रुपया था उसको बढ़ाकर 1500 रुपये करने का फैसला किया, आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें। और जहां पे 2000 रुपये का रेट था उसको कल बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 50% फिक्स चार्जेस में इजाफा किया गया। ये इसलिए किया गया है कि जो टैरिफ्स हैं जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के, उसमें इजाफा नहीं किया गया। लेकिन जब दूसरी साइड से अपने पैसा आप इधर से ले लें, एक हाथ से ले लें या दूसरे हाथ से ले लें, पैसा तो कंज्यूमर की जेब से जा रहा है। साथ ही 3 और फैसले हुए हैं। जो बल्क कंज्यूमर्स हैं, जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो बल्क में गैस खरीदती हैं इन कंपनी से फिर आगे बेचती हैं, जो एसेंशियली रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को ही हिट कर रही हैं, उनकी कीमतों में 9% इजाफा किया गया है। और जो पावर प्लांट्स उनकी कीमतों में 17% इजाफा किया गया है। और इसके साथ ही जो इंडस्ट्री है उसकी कीमतों में इन्होंने, बल्कि इंडस्ट्री की कीमतों में 17% किया गया और एक और कैटेगरी की कीमत में 7% इजाफा किया गया है। तो मुजमूई तौर पर 7% से लेकर 17% तक गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। और फिक्स चार्जेस में कामरन 50% इजाफा हुआ है। अब इंडस्ट्री जो है अनकम्पेटिटिव तो होगी, बट वही वाली बात है, कुछ जगहों पे आपको कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं अगर आपकी प्राइसिंग में इंपैक्ट आ रहा है। इस हवाले से जब मेरी पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात हुई, उनका ये कहना था कि SNGPL में सबसे बड़ा मसला ये है कि इंपोर्टेड गैस जो है वो फराहम करनी पड़ती है, डाइवर्शन होती है। वो जो इंपोर्टेड गैस है वो एक्सपेंसिव है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को अब लेके उसको देते हो तो उसमें जो सब्सिडी का इंपैक्ट आता है फिर आपको पास ऑन करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत अब बजट में सब्सिडी नहीं दे रही इसके हवाले। अच्छा, इस तरह ECC जो है एक और जो फैसला लेने में नाकाम रही है, और वो बड़ा ऑब्वियसली एक स्कैंडल भी है और तनाज़ा भी चल रहा है, कंट्रोवर्सी है कि किस तरीके से पहले आपने इजाज़त दी शुगर को एक्सपोर्ट करने की और फिर उसकी वजह से कीमतें ऊपर गईं, अब शॉर्टेज हुई और अब इंपोर्ट करने की बारी हो रही है। तो क्यों नहीं फैसला हो पाया? 5 लाख मैट्रिक टन जो चीनी हमने बरामद, पहले तो उन सबको सलाम करना चाहिए जिन्होंने 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। हमने उस इस पर लिखा भी, अपने प्रोग्राम में भी बात की, हर जगह बात की, बट हुकूमत का इख्तियार है, आप बात ज़्यादा पॉइंट को रेज कर सकते हैं, आप फाइट तो नहीं कर सकते, हमारा काम नहीं एज ए जर्नलिस्ट। तो उन्होंने वो चीनी एक्सपोर्ट की और इस गारंटी पे की कि ना कीमतें बढ़ेंगी और ना ही शॉर्टेज होगी। कीमत का भी देख लिया हमने, 140 रुपए की जो चीनी थी 190 रुपए में बिक रही है मार्केट के अंदर, और शॉर्टेज हो गया। अब खुद हुकूमत ये फैसला कर रही है कि नई चीनी दरामद करनी पड़ेगी। 7.5 लाख का फैसला हुआ था इसकी जो है इम्पोर्ट का। तो उसमें कल जो ECC का इजलास हुआ उसमें जो एक समरी गई 5 लाख मैट्रिक टन की गई, तो वहां पे फैसला नहीं हो सका। फैसला इसलिए नहीं हो सका कि अब उस वक्त उनका ये ख्याल था कि कोई मसला नहीं, इंपोर्ट कर लेंगे जब जरूरत पड़ी। अब बुनियादी तौर पर अगर कोई ड्यूटी एंड टैक्स नहीं है, जो इंपोर्टेड शुगर है, तो उसकी जो पर केजी कामरन कीमत बनती है वो 153 रुपए बनती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली हुकूमत ने कोई जगह छोड़ी नहीं है जहां पे टैक्स ना हो। इस वक्त चीनी की दरामद के ऊपर नाज़रीन अगर मैं आपको टैक्सेस गिनवा दूं, आप गिनते जाइएगा, जो मजमूई तौर पर उसकी कीमत के 55% के बराबर बनते हैं। ये कौन कौन से टैक्सेस हैं? इसके अंदर एक प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी है 1.9%, सेल्स टैक्स 18%, एडिशनल सेल्स टैक्स 3%, इनकम टैक्स 6%,
कस्टम ड्यूटी 20%, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 6%, तो सारा जमा कर लें 55% ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं चीनी की इंपोर्ट के ऊपर। अगर बगैर ड्यूटीज एंड टैक्सेस की इसकी कीमत अगर मंगवाई जाए तो कराची पोर्ट पे 153 रुपए की पड़ती है बगैर कोई उसकी जो फ्रेट चार्जेस हैं। तो अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस शामिल कर लिए जाएं तो ये कीमत तकरीबन 245 रुपए बनती है। और एक एस्टिमेट ये है कि 83 रुपए से लेके 85 रुपए फी किलो सब्सिडी देनी पड़ेगी हुकूमत को, वो हुकूमत जिसने खुद चीनी पहले बरामद की है। तो कल का जो इजलास था उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस ने तो कहा जी कि हम तो कोई सब्सिडी नहीं देंगे, ना IMF से बात करेंगे क्योंकि IMF इजाजत नहीं देगा। 42 अरब रुपए की इस पे सब्सिडी बनती है। तो फिर कल एक कमेटी बना दी गई और उस कमेटी का भी इजलास आज रखा गया और उस कमेटी ने कामरान क्या फैसले करने थे कि देखें कि किधर किधर से आप चीनी मंगवा सकते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर वेव करने हैं तो उसका मैकेनिज्म बताएं और इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो प्रिवेल कर रही है। इसके हवाले से कोई कमेटी नहीं बनी, कोई डिस्कशन नहीं हुई कि वो जो ओरिजिनल फैसला था कि आपने कैसे चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, जिसकी वजह से आज अब अगेन बैक टू स्क्वायर वन है, उसके हवाले से कोई डिस्कशन नहीं। कामरान अगर PTI ने ये काम किया होता तो कमेटी बन जाती। इसमें मेरा ख्याल है कि एक आध इस तरह के कोई फैसले होने और हुआ था ना उनके जब PTI के टाइम पे भी सेम स्कैंडल था, इसी तरह की अप्रोच। पहले आपने एक्सपोर्ट की, फिर आपने इंपोर्ट की, उसके ऊपर सब्सिडी दोनों दफा आपको मिली, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब जो हैं कहते हैं कि उसका एक वो विक्टिम भी बने उस सारी पॉलिसी का। अब मैं कुछ नाम नहीं लेना चाह रहा, नाम बड़े कॉमन है दोनों साइड्स पे उस वक्त पर, इस वक्त भी। इसमें जो सारी बुनियादी बात है ना वो ये है कि गवर्नमेंट PTI की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, PMLN की हो, ये जो ग्रुप है ना शुगर मिलर्स का, ये वो सेम रहता है। दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ एवरी गवर्नमेंट। अब कोई इनसे पूछेगा कि जो 140 रुपए की चीनी थी 190 रुपए तक कैसे पहुंच गई, कोई इनसे पूछेगा कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसकी जो कॉस्ट है डॉलर्स कहां से आएंगे, उसके लिए एक फाइनेंसिंग लाइन चाहिए ना आपको। अगर आपने 5 लाख टन भी कम से कम चीनी दरामद करनी है तो उसकी एक कीमत है, उस कीमत के ऊपर जो 80-90 अरब रुपया 100 अरब रुपया जितनी भी कीमत बनती है वो पैसा कहां से आएगा। ड्यूटीज एंड टैक्स अगर वेव करने हैं तो क्या IMF आपको इजाजत देगा। जो सबसे बड़ा मसला है जो हमारे लोग हैं जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ जहर नहीं है, लोग जो मर्जी जहर कहते रहे इसको, जिनके लिए खुराक है, जिनके लिए ये न्यूट्रिशन है वो लेते हैं इसको, आप उसको मना नहीं कर सकते, या तो उसको बैन कर दें। उनकी जो जेबें हैं उनके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। तो इस किस्म के अब ये मामला फिर पता क्या होना है, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये जो समरी थी जो कल काबीना की कमेटी के सामने गई है, ये एजेंडे का हिस्सा नहीं थी, ये एडिशनल आइटम के ऊपर गई है। इसके अंदर कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी और जो सेक्रेटरी कैबिनेट के ऊपर भी रिस्पांसिबिलिटी आती है, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आती है। आप ऑल दो रूल्स अलाउ करते हैं कि आप इस किस्म की इमरजेंसी में कोई समरी लें, इसमें कौन सी इमरजेंसी थी आपके पास। अगर चीनी आज तो खत्म नहीं हो रही थी, इनके अपने एस्टिमेट्स हैं कि अक्टूबर में हमारी शॉर्टेज आएगी, तो फिर एडिशनल आइटम के तौर पर क्यों लेके गए। तो आइंदा भी मुझे लग ये रहा कि जब फिर ICC की मीटिंग में जाएगी, अब कमेटी बन गई है और कमेटी की सदारत कर रहे हैं हमारे जो फूड मिनिस्टर, वो फैसला करेंगे कि जो दरामद करनी है उसका क्या मैकेनिज्म होगा, फिर एक समरी जाएगी, वो फिर एडिशनल आइटम जाएगी। एक मजाक बना हुआ है, ट्रांसपेरेंसी की परवाह नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क के अंदर है कोई इस तरह के फैसलों के अंदर। तो रिजल्ट ये है कि आपके रिजर्व्स भी जाया हो रहे हैं, आपके ऊपर जो लोगों की जेबों के ऊपर वो इजाफी बोझ भी पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये ट्रांसपेरेंसी इसके हवाले से जो अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की है उसका नुकसान सिर्फ इस सेक्टर को नहीं हो रहा, बल्कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट या हुकूमती मलकियती में चलने वाले इदारे हैं किस तरीके से इस वजह से जो उनके खसारे हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हुकूमत की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं, आपको पता है कि वो एक बहुत बड़ा दर्द सर ना इस गवर्नमेंट के लिए बल्कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनके लिए भी रही हैं। और हर गवर्नमेंट दावे करती है रिफॉर्म्स करने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की, मैनेजमेंट को बेहतर करने की, लेकिन किसी सूरत उसके जो खसारे हैं वो कम नहीं हो रहे। और शहबाज पिछले साल यानी कि दिसंबर तक जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं उनके अगर आप इकट्ठे मिला के खसारा देखें तो 5,900 अरब रुपए बनता है। तो ये जो गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, अब जाहिर है कि इनको इतना अरसा हो गया है, कुछ नहीं कर सके, ये भी सिर्फ दावे ही करते रहे। असल में मसला पता है क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई पर्सनली लोगों का बहुत ज्यादा फोकस होता है इस चीज के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर इनका इंतहा से ज्यादा फोकस है। हर मंडे को अगर मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को एक मीटिंग लाजमी होती है FPR की परफॉर्मेंस के ऊपर। सेम इज ट्रू फॉर द पावर सेक्टर, जिसके ऊपर वो वक्तन फोक्तन मीटिंग्स लेते रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर खुद तो जाके फील्ड में काम नहीं करना, पावर मिनिस्टर है, उनकी मिनिस्ट्री है जिनका ये काम है वो चीज़ों को ठीक करें।
ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, इसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग ये भी था, पॉजिटिवली सरप्राइजिंग कि कल एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये जुर्रत की कि उन्होंने खुल के सारी कहानी बयान कर दी, उन्होंने कारकर्दगी जो बुरी थी इन एंटिटीज की, पावर डिवीजन की, उसको छुपाया नहीं। तो दैट क्रेडिट गोज टू दी फाइनेंस मिनिस्ट्री के उन्होंने ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों को बता दी हैं। जहां पे हम पहले बात करते थे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की और अकाउंटेबिलिटी की, जहां पे ये काम अच्छा करते हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट। ये इनका सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट एक बना हुआ है फाइनेंस डिवीजन में, जिसका काम ही यही है कि वो इन अदारों की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करता रहे। सीएमयू ने कल एक रिपोर्ट पेश की और ये पीरियड है इसका जुलाई दिसंबर 2024, ये सी गवर्नमेंट का पीरियड है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का, और उसमें उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी उसको गेज किया और उसके ऊपर अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो पेश की। नाज़रीन, इसका एक जो जुमला जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रेस रिलीज का हिस्सा है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रेस रिलीज लगता है जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज की मीटिंग्स के बाद इशू हुई है। इसमें देखें चार्जशीट लगती है कि जो हुकूमत की एंटिटीज के अगेंस्ट है। गवर्नेंस कंसर्न्स परसिस्ट with low level of transparency in beneficial interest disclosures under section 30 of the SOE Act and other compliance gaps। तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है कि गवर्नेंस के भी कंसर्न्स हैं, पूर गवर्नेंस है, उसमें शफाफियत नहीं है, और जो खास तौर पर जो चीज़ इसमें हाईलाइट करने वाली है कि जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स हैं, जो एसओईज का कानून है उसके तहत ये जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड के और बाकी जो उसके साथ इनकी मैनेजमेंट होती है, उन्होंने अपने जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोज करना होता है। तो सवाए एक कंपनी के, शायद एक के भी नहीं, किसी ने भी ये जो डिस्क्लोजर है वो नहीं दिया, और इसके बावजूद कामरान ये लोग बोर्ड्स के ऊपर बैठ रहे हैं, ये फैसले कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ है। दूसरा, आपने लॉसेस की बात की, 5,900 अरब रुपए के टोटल लॉसेस हुए हैं, जिसमें सिर्फ 342 अरब रुपए का इजाफा हुआ है 6 माह में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। और जिसका पावर सेक्टर की आप बात करें, टोटल जो सर्कुलेटेड पावर सेक्टर है ना, सिर्फ जिसमें आपकी पावर भी है और गैस भी है, दोनों चीजें हैं, वो 4,900 अरब रुपए है। और इसीलिए तो मेरे ख्याल में कहा जाता है कि ये जो पावर सेक्टर है या पूरा जो एनर्जी का सेक्टर है, ये ऐसा ब्लैक होल है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बल्कि ये पाकिस्तान को डुबो सकता है। और इतनी आई थिंक जो एक्सपर्ट्स हैं और वार्निंग्स के बावजूद, तो ये गवर्नमेंट, हमें पता है कि कई ऐसे, और आईएमएफ का भी इनके ऊपर दबाव है कि आप इनको कम करें और प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाएं। तो आखिर ऐसी क्या रुकावट है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें कोई फर्क हम डाल नहीं पा रहे? प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए, प्रॉब्लम इन कंपनीज के स्ट्रक्चर्स के अंदर है, प्रॉब्लम इनकी एफिशिएंसी और मैनेजमेंट के हवाले से है। इनकी कवानीन बनाने से चीज़ें ठीक नहीं होती, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें ठीक होती हैं। बहुत सारी आईएमएफ का बहुत ज़्यादा फोकस है, आईएमएफ चाह रहा है कि इनके जो कुछ जो स्पेशल लॉज थे उनको अमेंड करके इन सबको एसओई का जो कानून है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का जो एक लॉ बनाया था 2023 में, उसके तहत लाया जाए और फिर इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा, अगर 342 अरब रुपए का कामरान 6 माह में नुकसान हुआ है, अगर हुकूमत ने 600 अरब रुपए इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो बहुत जल्द पब्लिक भी कर देंगे, ये उसके कैबिनेट का अप्रूवल ले रहे हैं रिपोर्ट का, अगर 600 अरब रुपए का सब्सिडी गई है इन कंपनियों को बजट में से 6 माह के अंदर, तो फिर अकाउंटेबिलिटी की स्कीम की है आपने आज तक? ये फिर क्यों ये ढोल पीटे जा रहे हैं कि ये सारी जो कंपनीज हैं ठीक हो गई हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ने कल इस पर स्टेटमेंट तो दी है कि ये जो बोर्ड्स हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, जो पावर सेक्टर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की जरूरत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। एक और जो चीज़ इस रिपोर्ट में जिसका जिक्र है और बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, अनफंडेड पेंशन लायबिलिटीज। 1700 अरब रुपए की इन एंटिटीज की जो पेंशन की लायबिलिटीज है वो फंड ही नहीं हुई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की गारंटीज है 2200 अरब रुपए वो दिए हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने पे करने हैं, ऑल दो डायरेक्टली पे तो नहीं करने, अगर ये एंटिटीज पे नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इन नटशल अगर देखा जाए, हुकूमतें आई चली गई, प्राइम मिनिस्टर्स आए चले गए, पावर मिनिस्टर्स आए चले गए, फाइनेंस मिनिस्टर्स आए चले गए, ये जो कंपनीज है इनका स्ट्रांग होल्ड है। और अगर आप नोट करें, एक भी एंटिटी इनमें से अभी तक निजकारी की जो एडवांस स्टेज है वो वहाँ पे नहीं पहुंची। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत का 1.25 साल 1.5 साल गुजर चुका है और अभी तक सवाए पीआईए के जो ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर से दिसंबर की पीरियड में उसकी निजकारी कर देंगे, बाकी की तो कोई डेडलाइन भी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो PDM 1 थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर आई थिंक ये और भी कंसर्न वाली बात है, गिवन द फैक्ट कि माजी में तो चलें पाकिस्तान में हमेशा से एक जो सिविलियन गवर्नमेंट रही, कहा जाता था कि कमज़ोर भी है वो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। इस वक्त तो आपको एक खुद गवर्नमेंट एडमिट करती है, ख्वाजा आसिफ साहब ने एडमिट किया है कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है और अपेरेंटली बड़ा क्लियर है
कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको एक पेज के ऊपर नजर आते हैं, वो बेशक आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हों या आपकी इकोनॉमी के इश्यूज हों, तो रुकावट तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए ना। आमतौर पर कहते हैं कि शायद सिविलियन गवर्नमेंट कमज़ोर होती है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती अपने जो प्लान्स हैं, और अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो तो बहुत से ऐसे काम हैं वो जो अदरवाइज नहीं हो सकते तो वो कर सकते हैं। तो इस केस में तो जब पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है इस गवर्नमेंट को, अगर उस सूरत में भी ये काम नहीं हो पा रहा तो दैट्स अ सीरियस इशू। कामरान, इसका प्राइवेटाइजेशन तो एक चीज़ है ना, आप उसकी ओवरऑल अगर एफिशिएंसी मैनेजमेंट देखें ना, उसमें बहुत सीरियस फ्लॉज हैं, और जिस किस्म के इनके जो फैसले होते हैं उसके ऊपर फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, दैट इज अनदर इशू। और शॉर्ट टर्म में अगर कोई गेन हो जाता ना कि किसी वजह से सर्कुलर डेट नहीं बढ़ा पहले 6 माह में इस माली साल के, और वजह ये थी कि बजट से या सब्सिडीज ज्यादा मिल गई, या दूसरी वजह ये थी कि नेगेटिव फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी, लोगों को पास ऑन नहीं हुई, तो उसकी वजह से थोड़ी सी रिकवरीज इंप्रूव हो गई, लाइन लॉसेज अपनी जगह पे। यहां तक आपने हाइब्रिड निज़ाम की बात की है। आपको पता है कि इन कंपनीज की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनकी मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए और वहां पे चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों की टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें पुलिस के भी और एफआईए के लोगों को भी डाला गया। तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, लेकिन ये वहीं की वहीं खड़ी हुई। इसका एक ही हल है, जो एंटिटी इंप्रूव होती है कर ले, नहीं होती या उसको बंद कर दें या उसकी निजकारी कर दें, अदरवाइज हुकूमत के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में फिर यही होगा। यहाँ पर ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मिडिल ईस्ट का, सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इजराइल और ईरान के दरमियान जो 12 रोज़ा जंग रही, उसमें हमने देखा कि इजराइल ने जो ईरान के कई जो अहम मिलिट्री उनके लीडर्स थे उनको असैसिनेट किया, और आज तेहरान में उनका नमाज जनाजा अदा किया गया। एक बहुत बड़ी तादाद जो ईरान के अवाम है उन्होंने इसमें शिरकत की। और अब जब क्योंकि जंग बंदी है तो दोनों अतराफ से दावे किए जा रहे हैं कि किस जंग में किसने क्या परफॉर्म किया। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो असल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, जो गजा के अंदर इस वक्त इजराइल की तरफ से बर्बरियत जारी है, उसका आखिर क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। और उसमें जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं, कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जब उनसे सवाल हुआ कि क्या गजा में भी कोई जंगबंदी हो सकती है, तो उनका ये कहना था कि इसके हवाले से बातचीत जारी है और ये जो जंगबंदी है गजा के अंदर विद इन अ वीक हो सकती है। और अगर ये जंगबंदी होती है तो दैट विल बी वेलकम डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ एक तरफ इजराइल जिस तरीके से मासूम निहत्ते लोगों को कत्ल कर रहा है, दूसरी तरफ वहाँ पर जो फूड की शॉर्टेज, जो क्राइसिस है कहत की वजह से, जो लोग बच्चे हैं वो वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। तो ये सबसे पहला एक स्टेप होगा कि कम से कम गजा के अंदर एक सीज फायर हो। लेकिन दूसरा इसके अंदर जो शहबाज इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जंग तो जो ख़त्म हुई और उसके बाद जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ऐन मुमकिन है कि अगले हफ्ते ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात भी हों और उनके साथ हम कोई मुआहदा भी कर लें। और इनिशली ये खबरें आ रही थी कि जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो ये तक कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ जो सैंक्शंस हैं उनसे वो लिफ्ट करेंगे, और कुछ पैसों की भी बात हो रही थी कि वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो ईरान को इनरिच ना करने दिया जाए यूरेनियम, वो राइट जो है वो अपने पास रखें, बट अदरवाइज वहाँ पर वो सारा करें। लेकिन फिर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका भी हमने इस हफ्ते देखा कि पहली मरतबा एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने इजराइल को और अमेरिका को आड़े हाथों लिया। उस पर जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो ज़रा रिएक्ट कर गए। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो उनका शुक्रिया अदा करते कि बेसिकली तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने उनकी जान बचाई है, क्योंकि सीज फायर के बाद इजराइल जो है अब तक का सबसे बड़ा हमला उन पर करने वाला था, लेकिन मैंने उनको रेस्क्यू किया और मुझे शुक्रिया बोलने के बजाय वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा प्लान था कि मैं इनको कंसेशंस दूंगा या कोई सैंक्शंस खत्म करने वाली बात है, तो फिलहाल वो जो प्लान है वो ऑफ हो गया है। इंटरेस्टिंग है। वैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, बट कामरान जो सबसे बड़ा मसला वो गजा का है, पैलेस्टाइन का है। इसमें जितनी बर्बरियत इसराइल ने वहाँ पे दिखाई है, ऑल्दो उसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि उसने वहाँ पे हमास का खात्मा करना था, उस टेरिटरी को पैलेस्टीनियों से साफ करना था, वो हासिल नहीं कर सका। और जितना जुल्म हो रहा है मुस्लिम ममालिक खामोश है। उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान। अभी इसी हफ्ते जो बम्बार्डमेंट की गई है, लोग जो है लाइनों में लगे हुए थे खुराक लेने के लिए, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है। फिर जो उनका एड प्रोग्राम था, फूड प्रोग्राम, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो
मेरा ख्याल है कि इसका कोई कलेक्टिव डिसीजन जब तक नहीं होगा, और जंग बंदी भी किन शराइत पहले भी हो चुकी है, आपको पता है, एक सीज फायर हो चुका है, उसकी वायलेशन में ये जो इसराइल है वो हमले करता रहा है। एक स्टेटमेंट जो इस हफ्ते आई है, जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने दी है, इसहाक डार साहब ने, कि कोई गालबन कल कोई सवाल हुआ था उनसे कि पाकिस्तान इस स्टेट को तब तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं आ जाता। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब तक जो फ़लस्तीन का मसला है द प्रॉब्लम है, तो मशरक़ वस्ता में कभी भी अमन नहीं आ सकता। तो इसके हवाले से जब ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुई है, तो उसके बाद इसराइली और अमरीकी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि बिहाइंड द सीन शायद अमरीकी सदर ट्रंप कोई बड़ी जो डील है वो करने के बारे में सोच रहे हैं, और उस बड़ी डील के जो खदोखाल सामने आए हैं, एक तो जो पहला मरला कि वहाँ पर जंगबंदी की जाए, दूसरा जो हमास है वो कहते हैं कि ये ज़ाहिर है कि इसराइल कह रहा है, इसराइल का मीडिया कह रहा है कि उसको एज अ तंजीम के तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, और जो उनकी बची कुची क़यादत है उनको कहीं और भेज दिया जाए, और फिर जो गज़ा की फॉर द टाइम बीइंग जो तामीर नौ है, वो जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इजिप्ट और UAE का नाम आ रहा है, वो उसको सुपरवाइज करें। फिर इसी तरीके से जो इसराइल है उसने इस रिपोर्ट के मुताबिक ये इंदिया दिया है कि वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं अगर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है वो ज़रूरी इस्लाहात जो है वो करे, और उसके साथ फिर जो बाकी मुस्लिम दुनिया खास करके जो अरब ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम करें। अब क्या ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो अपनी एक लेगेसी तो ज़रूर छोड़ना चाहते हैं, वो बताते हैं अपने आप को कि वो मैन ऑफ पीस हूँ, लेकिन इसराइल के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। और शहबाज जो जिक्र कर रहे थे कि इसी तनाजुर में जब सवाल हुआ कल इसहाक डार साहब से कि क्या पाकिस्तान भी उस बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है, तो उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की जो एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन यानी कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता, तो पाकिस्तान इसके हवाले से कोई भी वो अब्राहम अकॉर्ड हो या कोई भी जो मुआहदा हो उसका हिस्सा नहीं बनेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये भी वजाहत की कि बेशक पाकिस्तान के इन दिनों में अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अमरीका की जो तमाम पॉलिसियाँ हैं उसको पाकिस्तान फॉलो करता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।